गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। बेसिकली जो आपका सिलेबस स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। ओके, सो कल हमने डिस्कस जो किया था कि कौन से चैप्टर कितने वेटेज रखते हैं, कितने मार्क्स कैरी आउट करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा हम ओवरऑल इम्पोर्टेंस रखते हैं तो चैप्टर नंबर 1 आपका काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। और इसी इम्पॉर्टेंट रोल के अलावा भी आप ये कह सकते हैं कि ये अदर चैप्टर्स का आपका बेसिक बैकग्राउंड बनाता है। ठीक है, अब हम जो रिवीजन करेंगे उसको मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक तरफ से पूरा पढ़ेंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके लिए नेसेसरी है, जिससे आप एक अच्छा स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है इस रिवीजन में मैं आपकी कुछ चीज़ें स्किप कर जाऊं, और उसका भी रीज़न है स्किप करने का, क्योंकि जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस जहां से उठते हैं, जहां से आपके स्कोर्स अच्छे हो जाएंगे, वहां से ही हम आपको क्वेश्चंस लाएंगे और वहां से आपका अच्छा प्रिपरेशन होगा। और जो टॉपिक्स मैं लेफ्ट करूंगा, जो लीव करूंगा बीच बीच में, उसको मैं आपको हिंट दूंगा कि बेटा इसको यहाँ से आप जस्ट एक रिलेवेंट के लिए पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। दिस इज आनंद कुमार शुक्ला, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास शो। इन दिस स्लाइड यू कैन सी दैट दिस इज चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। यहाँ पर आप देखेंगे बेटा इस तरह से, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर टॉपिक्स के नेम दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 1 में 1.2 आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, चार्जिंग बाय इंडक्शन, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कूलॉम्स लॉ, forces between multiple charges, electric field, and here you can see that electric field lines, electric flux, electric dipole in a uniform external field, continuous charge distribution, Gauss law and application of the Gauss law। यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब इन टॉपिक्स में रिवीजन करते टाइम ये ध्यान देंगे कि क्या पढ़ने हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा उठे हैं। तो यहाँ पर आपका एक पर्टिकुलर बुक से मैंने ये रिलेवेंट लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका ये सोर्सेज मैंने कलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पास्ट 10 ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैक्सिमम, आप यहाँ पर देखेंगे तो पास्ट 10 ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। मीन्स स्टेप 1.5 तक, मीन्स बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये सबको पता होता है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, इतना आप पढ़ के आए हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगा। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होती है, एडिशन लॉ फॉलो करता है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो होल्ड करता है, एडिटिविटी मीन्स एडिशन के अलावा आपका ये इसके 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिपल्सन अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ से वो बेसिक है, ये बहुत ही बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। उसका रीज़न है क्वेश्चंस वहाँ से उठाते हैं जहाँ से चीज़ों का वो एक साथ इवेलुएशन कर सकें। मीन्स अगर आप कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अगर यहाँ पर आप क्लियर रहेंगे तभी आप कूलॉम्स लॉ एंड अदर जो यहाँ पे टॉपिक्स दे रखे हैं उसको आप कर पाएंगे। तो ये वो मान के चलते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, और नहीं भी क्लियर होगा तो हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको कवर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा रेलिवेंस नहीं रखते हैं। तो टॉपिक नंबर 1.6 जो कि कूलॉम्स लॉ है, यहाँ से हम आपका स्टार्ट करेंगे। तो कूलॉम्स लॉ जो है यहाँ पर आप देखिए कि 1.5 तक बहुत ही, मीन्स यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ द क्वेश्चन है 0%, कोई भी क्वेश्चंस नहीं आया हुआ है। 1.6 से क्वेश्चंस आए हुए हैं, 1.6 से क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब लगभग 2 क्वेश्चंस पर ईयर पूछा जाता है। और 1.6 से 2 क्वेश्चंस आपका शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। और शॉर्ट आंसर टाइप में आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है, और लॉन्ग आंसर का आपका एक क्वेश्चन को टॉपिक 1.6 से बनता है। अगेन उसके बाद 1.8 से बनता है। 1.8 से आपका मीन्स 1.8 आपका है क्या बेटा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका एक लॉन्ग आंसर ज़्यादातर चांसेस होते हैं बनने के। 1.9 टॉपिक जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बने हैं। मीन्स आपका यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर जो सेकेंड टाइप का होता है, जो कि आपका
मैंने कल डिस्कस किया था 3 मार्क्स के जो आते हैं, ठीक है। जो वेरी शॉर्ट आंसर है वो 1 मार्क्स का आता है। फर्स्ट टाइप ऑफ शॉर्ट आंसर जो आपका वो 2 मार्क्स का रहता है। ये ऐसे सेकंड जो आपका लिखा गया है सेकंड टाइप ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का है और ये आपका 5 मार्क्स का रहता है। 1.10 मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स से यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। टॉप यहाँ से आप देखेंगे तो पर ईयर जो क्वेश्चन का वेटेज एवरेज निकाल के रखा गया है 1.10 से आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट है 2 नंबर का क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये पर ईयर लगभग 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं इस टॉपिक से, और 1 क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आता है, और आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन पर पेपर एवरेज निकाल के रखा गया है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए 1.11 जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये बहुत ज़्यादा, यहाँ से लॉन्ग आंसर तो ऑलमोस्ट सर्टेन, श्योर एंड सर्टेन रहता है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट डाइपोल की स्ट्रेंथ निकालने के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो रिविजन करते टाइम इन सब बातों का आप ध्यान रखें। लॉन्ग आंसर टाइप आप देखिए 100% यहाँ से पिछले 10 साल में 5 बार यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बने हैं। पिछले 10 साल में 5 बार यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, और 3 मार्क का क्वेश्चन पिछले 10 साल में यहाँ से दो बार आ चुके हैं, और 1 मार्क का क्वेश्चन आता रहता है। तो ये सब चीज़ें आप देखते रहिए। यहाँ से एवरेज जो मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन, मार्किंग एवरेज किया गया, एवरेज जो क्वेश्चन आस्किंग रेट है ये है आपका। अब इसके अलावा आपका देखिए 1.12 डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। 1.13 से बहुत ज़्यादा नहीं, शॉर्ट आंसर टाइप आता है। 1.14 1.15 मीन्स ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपका कूलम्स लॉ से लेके एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ये पूरा इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछेंगे कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। अगर आप वहाँ पर भी जाना चाहते हैं कि आप इंपॉर्टेंट को भी नहीं पढ़ना चाहते, आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट को पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी जो यहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूँ मैक्सिमम वेटेज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो रहता है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मार्क्स के इस चैप्टर से उठते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से। ऑब्वियस सी बात है कि गॉस लॉ पूरा कॉन्सेप्ट आपका कवर कर लेता है, पूरा खींच लेता है, तभी आप कर पाते हैं। तो दैट्स वाई वो गॉस लॉ से ही क्वेश्चन उठाते हैं। Maximum very short answer type questions were asked from the Coulomb's law, and very short answer you can see that here. Okay, maximum short answer first and long answer type questions were asked from the application of the Gauss law. तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि Gauss law सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Gauss law सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान के चलिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ से क्वेश्चन आने वाले इस चैप्टर में, तो इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा, और बाकी टॉपिक तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं कूलॉम्स लॉ से। तो कूलॉम्स लॉ जैसे आपको पता ही होगा, कूलॉम्स लॉ होते क्या है। कूलॉम्स लॉ होता है कि किन्हीं दो फोर्सेस के बीच में लगने वाले, जब कोई दो चार्जेस हैं, जब कोई दो चार्जेस आपके पास दिए हुए हों, एक आपका प्लस चार्ज यहाँ पे मैंने रख दिया और एक आपका यहाँ पे मैंने माइनस चार्ज रख दिया, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम करता है, ये दोनों एक दूसरे की वजह से एक फोर्स फील करते हैं। इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कूलॉम्स ने एक रूल दिया था जिसको सब लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं, और वो रूल क्या है बेटा? वो रूल है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये रूल है आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस रूल के थ्रू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फोर्सेस को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपका Q1 क्या है बेटा? Q1 आपका चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज 1, Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सेकेंड, R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मतलब बेटा आप देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जो है आपका ये है, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू सबको पता होती है। कितना होता है बताइए आप लोग? दैट इज 9 × 10⁹ ओके। तो ये सारी चीजें एग्जाम में आती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स A and B have charges -Q and +3Q रिस्पेक्टिवली। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे दो बॉल्स रखी गई हैं। एक बॉल है जिस पर चार्ज कितना दे रखा है? -Q का चार्ज है, और जो दूसरा बॉल दे रखा है यहाँ पर जो चार्जेस हैं उस पर कितना चार्ज है?
3q का है। ठीक है, अब दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। अब इन दोनों को आप कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, इन दोनों को आप कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, तो एक पर -q है और एक पर +3q है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अब जब कांटेक्ट में इन दोनों को लेके आएंगे और उसके बाद इनको आप अलग कर देते हैं, देखिए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस की प्रॉपर्टी लगेगी, फिर इनको आप अलग कर देते हैं तो इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा और इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर होता क्या है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल होल्ड करता है कि मीन्स टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आफ्टर कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्जेस बिफोर कॉन्टैक्ट। मीन्स किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेस रहते हैं वो कंजर्व रहते हैं, वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आपने यहाँ पे इसको टच कर दिया और दोनों बॉल्स आइडेंटिकल है, दोनों बॉल्स कैसे हैं, आइडेंटिकल है, और जब दोनों बॉल्स आइडेंटिकल रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए बहुत ही आसान यहाँ पर हो जाता है कि -q और +3q दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, इसको जब आप लोग आपस में टच करेंगे तो चार्जेस क्या हो जाएंगे, आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मतलब दोनों पे चार्जेस अपना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मतलब जो ओवरऑल यहाँ पर चार्ज आ जाएगा, कितना चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है वो हो जाएगा -q + 3q। तो -q और +3q कितना आ जाएगा, 2q आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2q के बराबर चार्ज आपका यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आप यहाँ पर बोलिए कि आपका जो ओवरऑल चार्ज है 2q का आ गया। ठीक है, कितने का आ गया, 2q। साइन क्या होगी बेटा, यहाँ पर साइन होगी प्लस की, साइन क्या होगी, +2q हो जाएगा। अब जब इन दोनों को अलग कर देंगे तो दोनों पर कितना कितना चार्ज आ जाएगा, दोनों पर फिर से +2q, बिकॉज दोनों आइडेंटिकल है, दोनों पर इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा +q का चार्ज और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, +q का चार्ज। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए आप क्या करिए, पहले दोनों चार्जेस को ऐड कर दीजिए, आपका टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकाल लीजिए। अब ध्यान रखेंगे कि चार्ज को ऐड करते टाइम आपको साइन के साथ में ऐड करना है, आपको साइन के साथ में ऐड करना है। उसके बाद जैसे ही चार्ज को आप ऐड कर देंगे फिर आपको अगला काम क्या करना है, दोनों चार्जेस को आधा कर देना है, हाफ कर देना है। अगर आइडेंटिकल बॉडी है तो दोनों चार्जेस क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। अब तो आप यहाँ से इजीली बता ही सकते हैं कि +q और दोनों +q के बीच में जो यहाँ पे चार्जेस है दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं। जब पॉजिटिव नेचर के हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फाइंड द नेचर ऑफ द कूलॉम्स फोर्स बिटवीन देम। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि दोनों के बीच में कैसा फोर्स काम करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। तो आप लोग की प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं जस्ट क्वेश्चन में चेंजेस करता हूँ। एक है आपका +4q का बॉल है, दूसरा आपका है बेटा आपका -6q चार्ज रखने वाला बॉल है। अब आप बताइए यहाँ पर कि दोनों के बीच में कैसा फोर्स काम करेगा। दोनों को आपस में कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, कॉन्टैक्ट रखने के बाद अलग कर देते हैं, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स काम करेगा, इसका आंसर आप बताएंगे। आपको इसका आंसर करना है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि जब दोनों +4q चार्ज और -6q चार्जेस को हम आपस में ऐड करेंगे तो इन ऐड करने के बाद जब इनको सेपरेट कर दिया जाएगा तो इनके बीच में कैसा फोर्स काम करेगा। ओके, सो नेक्स्ट 2 इक्वल बॉल। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे हम। क्वेश्चंस आप एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, 2 इक्वल बॉल्स having equal positive charge q coulombs are suspended by 2 insulating strings of equal length. What would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between the two? तो मतलब आप क्वेश्चन को सिंपल सा देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से भी आपका एक कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम का। अगर आप मीडियम रखते हैं तो किस तरह से आप रखते हैं। तो यहाँ से देखिए बेटा, मतलब कहा गया है कि 2 बॉल्स हैं, 2 इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस क्या है, दोनों पे इक्वल है। इक्वल पॉजिटिव चार्जेस का मतलब क्या हो गया कि दोनों को एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से एक बॉल यहाँ पे हैंग कर दिया आपने और दूसरा बॉल आपने क्या किया है, यहाँ पर हैंग कर दिया है। ठीक है, 2 बॉल आपने हैंग कर दिया है और दोनों के कितने कितने कूलॉम्स के हैं, q कूलॉम्स के हैं। ठीक है, दोनों पे चार्ज कितना है, इस पर भी जो आपका चार्ज है इस पर भी q कूलॉम्स का है और इस पर भी जो आपका चार्ज है वो कितना है, इस पर भी आपका q कूलॉम्स का है। तो दोनों पर q कूलॉम्स के चार्जेस हैं। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स व्हेन द प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द टू। तो पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि इन दोनों के बीच में जब इन दोनों को आपस में
हैंग किया जाएगा चार्ज देके, क्यू क्यू चार्ज देके, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, तो इन दोनों के बीच में कितना कूलम्ब फोर्स काम करेगा, कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, और यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा वो हो जाएगा वो F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस R स्क्वायर, यही फोर्स काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, अब जब यहाँ पर आपका फोर्स काम करेगा 1/4, तो यहाँ पर आप लोग तो एक्चुअल में मुझे तो पता ही है कि आप लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है, आप लोग ये बताइए। एप्सिलॉन नॉट जो है बच्चों, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आपका बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, परमिटिविटी फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम, किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने की परमिटिविटी होता है। अब ये क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। लेकिन अब बोला गया है क्वेश्चन में कि यहाँ पर आप एक क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपने एक सीट रख दिया है, यहाँ पर आपने एक प्लास्टिक सीट रख दिया है, तो सीट रखने की वजह से क्या होगा, तो क्या मैं आप लोग जानते हैं सीट रखने से क्या होगा, सीट रखने से जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे की तरफ इंटरप्रेट कर रही थी वो इफेक्टेड हो जाएंगी। कैसे इफेक्टेड हो जाएंगे, उसके लिए हमने फार्मूला दिया कि जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, क्योंकि चार्ज तो चेंज नहीं होने वाला है, डिस्टेंस आपने चेंज नहीं किया है, 4π कांस्टेंट ही है, तो चेंज क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट चेंज होगा, और एप्सिलॉन नॉट चेंज होकर क्या हो जाएगा आपका बेटा यहाँ पर एप्सिलॉन आर, इस सॉरी एप्सिलॉन एम लिखते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग बेटा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो किस मीडियम का, जो मीडियम आपने बीच में यहाँ पर रखा हुआ है, कौन सा मीडियम रखा है, प्लास्टिक मीडियम रखा है, तो ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो जाता है। ठीक है, अब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू द व्हाट, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन आर इज योर रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है। इट कैन बी डिफाइंड एज, ये बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में आया भी है बेटा कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, बाद में इसको आप एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्म में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है, डाइपोल में आएगा आपका ये। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। इसको हम कहीं कहीं जगह पे बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्म में जब लिखते हैं तो इसको लिखते हैं कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। तो ये हो गया आपका, तो आपका एक्चुअल में चेंज क्या होने वाला, जैसे ही आपने प्लास्टिक रखा है तो आपका जो फोर्स हो जाएगा दैट विल बिकम एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन एम क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन एम की जगह पे आप लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन एम कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर। तो यहाँ से अब आप क्या करने हैं, आपका फोर्स पूछा गया, फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एफ डैश अपॉन एफ का रेशियो ले लीजिए, मीन्स ये एफ डैश को आप इस एफ से डिवाइड कर दीजिए, तो एफ डैश अपॉन एफ का जब आप रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए पूरा क्यू अपॉन आर स्क्वायर ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 1/4 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, ये एप्सिलॉन आर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा क्या बेटा, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल में आपने क्या निकाला है बेटा, आपने एक्चुअल में निकाला है कि एफ डैश अपॉन एफ की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी एप्सिलॉन आर। ठीक, तो मतलब आपका जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका फोर्स जो हो जाएगा एफ डैश विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर टाइम्स एफ। तो अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट करते हैं,
ठीक है। अगर आप यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट करते हैं, कोई प्लास्टिक मीडियम रखते हैं, तो आपका जो फोर्स हो जाएगा वो एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाएगा। तो करना क्या है बेटा, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपका एप्सिलॉन नॉट को चेंज कर देना है एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम में। एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इसको हमेशा याद रखेंगे, जहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या है आपका परमिटिविटी ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी इसको बोलते हैं, इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और एप्सिलॉन आर जो होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा याद रखिए, नोट बना के कॉपी में लिख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, और हमेशा कंफ्यूजन होता है कि ये एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होती है या एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन एम होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए रिलेशन किसका लेना है, रिलेशन हमेशा उससे लेते हैं जो फिक्स रहता है, जो चेंज नहीं होता। तो चेंज नहीं कौन हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट नहीं चेंज होता है, वैक्यूम की जो परमिटिविटी है वो चेंज नहीं होती है। तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आपकी रिलेटिव परमिटिविटी होगा, ना कि एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम, क्योंकि एप्सिलॉन एम चेंज होता रहता है, मीडियम की परमिटिविटी चेंज होती रहती है, इसको हमेशा याद रखिए। फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे, दोनों का रेशियो लेने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, दोनों का रेशियो लेने के बाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, आपका यहाँ पर एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन आर टाइम्स एफ हो जाएगी। तो ये आप लोग हमेशा इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में। एक चीज़ और बताना जरूरी है आपके लिए, वो है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपकी कॉपी में होने चाहिए। रिवीजन के टाइम पे आपको तैयार होने चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं, और जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ में ऐड करता हूँ उसको भी आप लोग करके रखे रहेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस ये है, इस करने के बाद आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन करने के बाद आपका अगला क्वेश्चन जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको करके लाने हैं घर से, वो है कि अगर किन्हीं दो बॉल्स को मैंने एयर में रखा है, किन्हीं दो बॉल्स को मैंने किस में रखा है, एयर में रखा है, तो उनके बीच में अगर आपका 20 कूलम का फोर्स लग रहा है, कितने कूलम का, 20 कूलम का, तो उसमें मैं अगर उन दोनों बॉल्स को अगर मैंने वाटर में रख दिया तो उनके बीच में कितने कूलम का फोर्स काम करेगा। और मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि वाटर का जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन ऑफ द वाटर या एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम जिसको बोलते हैं, दैट इज 80। तो आपका नेक्स्ट आपका जो फोर्स होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो जब आपके दोनों बॉल्स एयर में रखे थे तो उनके बीच में कितने कूलम का फोर्स काम कर रहा था, 20 कूलम का फोर्स काम कर रहा था। और जब आपने इसको वाटर में रख दिया तो इनके बीच में कितने कूलम का फोर्स काम करेगा। सेम बॉल है, सेम चार्ज है, तो यही आपको कैलकुलेट करके बताना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यह है बेटा प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्स फोर्सेस वर्सेस 1/r²। तो आपका देखिए बेटा यहाँ पर क्या करना है कि आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ किसका किसका बनाना है, f वर्सेस 1/r² का। दो पेयर्स दे रखे हैं चार्जेस के दो पेयर्स दे रखे हैं, 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम का पेयर दे रखा है। इसके अलावा आपका जो पेयर दे रखा है वो दे रखा है 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम का पेयर दे रखा है। ठीक है, ये दोनों पेयर्स आपके ऑलरेडी दे रखे हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा तो क्या करेगा। यहाँ पर देखिए बेटा फोर्स का नेचर क्या होगा, पहले आप बताइए। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो दोनों पॉजिटिव है तो एफ पी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेचर कैसा होगा यहाँ पर नेचर कैसा होगा, रिपल्सन का नेचर होगा। फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सन, सेम नेचर के फोर्स रिपल्सिव होगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स आएगा आपका मैग्नीट्यूड तो आएगा निगेटिव, क्योंकि एक चार्ज इसमें निगेटिव है। जब आप Q1 × Q2 करेंगे तो वहाँ पर एक निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्स का नेचर क्या होगा, यहाँ पर फोर्स का नेचर हो जाएगा बच्चों अट्रैक्टिव। ठीक है, दोनों कंडीशन में आपका जो फार्मूला लगने वाला है यही लगेगा कि F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मतलब आपको यहाँ से तो क्लियर है कि F जो है 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। F क्या है बेटा आपका, 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि F वर्सेस r² के बीच में ग्राफ बताइए। F वर्सेस r² के बीच में भी ग्राफ बताने के लिए पूछा गया है। तो वहां पर ध्यान रखेंगे कि F और r के बीच में रिलेशन क्या है। F जो होता है वो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि यहाँ पर जो ग्राफ पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया कि फोर्स वर्सेस 1/r², तो फोर्स जो है आपका 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो फोर्स आपका 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स स्ट्रेट लाइन में आएगा। कैसा जाएगा? जैसे जैसे 1/r² की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मीन्स जैसे जैसे 1/r² की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। सिंपल सा आपको दिख रहा है, y इज प्रोपोर्शनल टू x वाली बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ग्राफ बनाना है किसके बीच में बेटा? f किसके बीच में बनाना है? f वर्सेस 1/r², f वर्सेस 1/r²। तो आपको पता ही है रिपल्सन जिसमें फोर्स का नेचर पॉजिटिव होगा तो ये ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 1/r² की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, बिकॉज फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये इसको बढ़ाता चला जाएगा। ऐसे ही 1/r² की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, फोर्स जो अट्रैक्टिव नेचर का शो कर रहा है, आप यहाँ देखिए जो 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम का है, उसमें भी फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वो किस डायरेक्शन में बढ़ेगा? अपोजिट, निगेटिव, क्योंकि एफ की मैग्नीट्यूड जो आ रहा है निगेटिव। तो यहाँ पर जो फोर्स का नेचर होगा कैसा है? रिपल्सिव, और यहाँ पर जो फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव। दोनों ही केसेस में फोर्स लीनियरली क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो ये आपका ग्राफ हो गया। होमवर्क इस टाइप के क्वेश्चन का आपका ये है कि आपको जो ग्राफ बना के लाना है एफ वर्सेस आर के बीच में। यही सेम क्वेश्चन ले लीजिए और इसमें आपको ग्राफ बना के किसके बीच में लाना है? एफ वर्सेस आर का ग्राफ आपको बना के लाना है। इसके अलावा आपको किसका ग्राफ बना के लाना है? एफ वर्सेस r² का ग्राफ आपको बनाना है। ये दोनों ग्राफ भी आप बना लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एफ और आर का रिलेशन कैसा है? एफ और आर का रिलेशन कैसा है बेटा? एफ और आर का रिलेशन है आपका एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। अब ये मत सोचिएगा कि यही ग्राफ आएगा। ये किसका ग्राफ है? ये 1/r² और f का ग्राफ है। आपको ग्राफ बनाना है f वर्सेस r और f वर्सेस r² का। ओके, तो लेट्स होप आप लोग बना लेंगे और कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस q each are kept 2 meters apart in the air. A third point charge capital Q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium. Find the position and nature of Q. तो ये बहुत ही आपके बहुत कई बार आपने इसको क्लास में प्रैक्टिस किया भी है इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये भी बहुत इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इस पर क्वेश्चंस बहुत आया गया है, कई बार पूछा गया है, तो ये भी आप लोग थोड़ा तैयार रखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है, एक है +q और दूसरा आपका क्या है यहाँ पर +q। 2 चार्जेस रखे गए हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन दिया हुआ है दैट इज़ 2 मीटर। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 2 मीटर का सेपरेशन दे रखा है। अब 2 मीटर का सेपरेशन है, एयर में रखे गए हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है? इनके बीच में एक चार्ज कैपिटल Q ऐसा रखा जाए जिससे कि ये पूरा सिस्टम कैसे हो जाए? ये पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में आ जाए। मतलब कि जो Q पर इफेक्टिव फोर्स लग रहा है, जो Q पर इफेक्टिव फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। मतलब ना ये Q इधर जाएगा ना तो Q इधर जाएगा, ना तो Q +Q की तरफ जाना चाहिए ना तो Q -Q की इस साइड में लेफ्ट वाले साइड चार्ज की तरफ जाना चाहिए। तो Q कैपिटल Q ना तो राइट में जाएगा ना तो लेफ्ट में जाएगा। सेम इन दोनों के लिए भी वही केस होना चाहिए कि ये दोनों चार्जेस भी अपनी जगह से सेपरेट ना हो। तो ये तभी होगा जब ओवरऑल जो इस +Q पर सिस्टम पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि इस चार्ज को कितने डिस्टेंस पर रखा गया है? x डिस्टेंस पर रखा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? आपका यहाँ से 2 - x। कितना हो जाएगा? 2 - x। ठीक है, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं +2 चार्ज बोल देता हूँ। तो अब फोर्स देखो, फोर्सेस ऑन चार्ज Q, फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू लेफ्ट वाला जो Q चार्ज है उसकी वजह से क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q अपॉन कितना डिस्टेंस है लेफ्ट वाले चार्ज से कैपिटल Q का? दैट इज x।
एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आपका फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू राइट साइड वाला चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो चेंज होने वाला नहीं है। और क्या हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पर Q इंटू कैपिटल Q अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम आपका बेटा ये कहता है कि जो टोटल फोर्स होना चाहिए कैपिटल Q पर, जो आपने टेस्ट चार्ज वहाँ पे रखा, वो कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, मतलब आप क्या करेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए आपका, 0। या तो ये कर सकते हैं, या कि इस पर जो इफेक्टिव फोर्स होगा 0 होगा। ये कब होगा, जब इस पर लगने वाले दोनों फोर्स क्या होंगे, देखो ये प्लस Q चार्ज इस Q को किधर करेगा, अब वो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो लेफ्ट वाला भी इसको रिपेल करेगा। लेफ्ट वाला किधर रिपेल करेगा, इस प्लस Q को राइट में करेगा। और राइट वाला जो प्लस Q है ये लेफ्ट, इस प्लस कैपिटल Q को किधर रिपेल करेगा, लेफ्ट में करेगा। एक राइट में जाएगा एक लेफ्ट में जाएगा, तो जब एक राइट में जाएगा एक लेफ्ट में, दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, आपस में अगर इक्वल हो जाएंगे तो कैपिटल Q वाला जो चार्ज है वो कहीं नहीं जाएगा, बीच में अटका पड़ा रहेगा। जितना लेफ्ट से कान खींच रहा है उतना राइट से भी कान खींच रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बच्चों, सिंपल सा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका फोर्स ऑन Q ड्यू टू लेफ्ट है वो हो जाएगा फोर्स ऑन Q ड्यू टू राइट। ये भी आप करके निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा QQ अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q इंटू कैपिटल Q अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके। आप इसमें सिंपल सा लिख सकते हैं कि 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैन बी रिटेन एज एक्स स्क्वायर। फर्दर इसको एक्सपेंड करेंगे तो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 1। x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जब x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 आ गई तो मीन्स आप लिख सकते हैं कि जो पोजीशन आपका चार्ज कैपिटल Q का है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो कैपिटल Q वाले चार्ज का पोजीशन क्या है, लेफ्ट वाले चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है, और राइट वाले चार्ज से भी 1 मीटर डिस्टेंस पर होगा। मीन्स ये बीच में होगा एकदम से। ये किधर होगा, एकदम से बीच में होगा, ठीक है। उसके अलावा अब आपका यहाँ पे कैपिटल Q का नेचर पूछा है। अच्छा आप लोग बताइए कि Q का नेचर मुझे क्या रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए कि या नेगेटिव रखना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने प्लस चार्ज रखा, Q आपका पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो क्या करेगा आपका ये क्या करेगा, ये प्लस भी इसको इधर रिपेल करेगा, लेफ्ट वाला राइट में धक्का मारेगा, राइट वाला लेफ्ट में धक्का मारेगा, तो यहाँ पे 0 तो हो सकता है क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे निगेटिव रखा आपने तभी भी क्या करेगा, लेफ्ट वाला जो चार्ज है इसको अपनी तरफ खींचेगा और राइट वाला चार्ज भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पर भी तो Q क्या हो सकता है, 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे। दोनों में 0 हो रहा है फोर्स के ऊपर, बट अब हम चेक करेंगे कि ये दोनों प्लस Q जो है इस पर क्या वर्क हो रहा है। अगर यहाँ पे प्लस रख रहे हैं, Q का कैपिटल Q का नेचर पॉजिटिव का है, तो ये प्लस वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये प्लस वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो इस प्लस के ऊपर जो स्मॉल Q वाला लेफ्ट वाला चार्ज है, इस पे कैपिटल Q लेफ्ट में फोर्स लगाएगा और ये वाला जो Q है ये भी किधर लगाएगा, लेफ्ट में। तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में जो लेफ्ट साइड वाला Q है उस पर फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेफ्ट में, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा, तो सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अगर ये कैपिटल Q पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल Q पॉजिटिव है, तब क्या होगा कि ये जो लेफ्ट वाला स्मॉल Q है ये पॉजिटिव नेचर की वजह से कैपिटल Q इसको रिपेल करेगा, समझे।
कैपिटल क्यू इसको रिपेल करेगा, और ये जो यहाँ पर स्मॉल क्यू है राइट साइड वाला, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। दोनों ही केसेस में रिपल्सन लग रहा है और दोनों ही एक ही लेफ्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये प्लस स्मॉल क्यू वाला जो चार्ज है ये तो रिपेल ही फील कर रहा है, ये तो हमेशा लेफ्ट में ही भाग रहा है, तो इक्विलिब्रियम में हो पाएगा नहीं, क्योंकि अपोजिट फोर्स लगने चाहिए ना। तो मतलब यहाँ पर अगर आप प्लस क्यू नेचर रखते हैं क्यू कैपिटल क्यू का, तो ये यहाँ पर कैसा काम करेगा कि जो लेफ्ट वाला चार्ज है या राइट वाला चार्ज है स्मॉल वाले, ये दोनों अपने पोजीशन से हट जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो क्यू को हम क्या रखते हैं, निगेटिव रख के चेक करते हैं। तो प्लस क्यू को जब आप निगेटिव रख के चेक करेंगे, तो प्लस क्यू जब निगेटिव आप रखेंगे तो ये प्लस स्मॉल क्यू जो है, ये क्यू निगेटिव है, तो प्लस स्मॉल क्यू को क्या करेगा, ये कैपिटल क्यू अपनी तरफ खींचेगा। जो स्मॉल क्यू वाला है, स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। क्यों, क्योंकि मैंने अब कैपिटल क्यू को निगेटिव रख दिया है, मैंने अब कैपिटल क्यू क्या रख दिया है, निगेटिव रख दिया है। तो ये प्लस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा स्मॉल क्यू को, और ये प्लस वाला जो राइट वाला चार्ज है ये लेफ्ट वाले को किधर पुश करेगा, लेफ्ट में करेगा। तो अब यहाँ पर दोनों फोर्सेस क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और आपका कुछ इस तरह का नेचर बन जा रहा है। यहाँ पर आपका कैसा नेचर बन जा रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर ये लेफ्ट वाला स्मॉल क्यू है, ठीक है। अब कैपिटल क्यू, इसको अगर कैपिटल क्यू जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है ये निगेटिव है, कैसा है, निगेटिव, ये इसको अपनी तरफ खींचा, और जो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी राइट में रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस स्मॉल चार्ज को, स्मॉल क्यू वाले चार्ज को इधर खींचेगा, पुल करेगा, रिपेल करेगा। तो अब देखिए स्मॉल क्यू पे दोनों फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ओवरऑल फोर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मीन्स आपका काम हो गया कि आपका सिस्टम क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। क्यू भी आपका इक्विलिब्रियम में है, स्मॉल क्यू भी आपका इक्विलिब्रियम में, और यहाँ वाला जो चार्ज है राइट वाला ये भी आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो कैपिटल क्यू का नेचर कैसा होगा, कैपिटल क्यू का नेचर कैसा होगा, निगेटिव होगा, तभी तो लेफ्ट वाला जो स्मॉल क्यू ये इक्विलिब्रियम में आ पाएगा। और पोजीशन क्या होगा, इट इज ऑफ 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्जेस, ओके, मिड में एकदम होगा। तो ये आप लोग करके लाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात मैंने जब किया था तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, नेचर में यही आप यहीं पे फंस जाएंगे कि जब हम नेचर की बात करते हैं तो क्यू, कैपिटल क्यू जो यहाँ बीच में रखा हुआ है मैंने, तो जो यहाँ पे कैपिटल क्यू मैंने बीच में रखा हुआ है, ये आप प्लस क्यू पर भी प्लस चार्ज रखेंगे तब भी कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है, और माइनस रखेंगे तभी भी जीरो हो सकता है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो ये प्लस क्यू है ये तो जीरो फोर्स फील कर रहा है, तो नहीं मूव कर रहा है, लेकिन इस प्लस क्यू की वजह से ये दोनों जो पहले से ही स्मॉल क्यू के चार्जेस रखे गए थे ये फोर्स फील करेंगे, अपना पोजीशन चेंज कर देंगे। तो इसको हमेशा आप पकड़ के रखेंगे, इसको आप छोड़ नहीं सकते कि आपको इन दोनों चार्जेस को जो पहले से रखे हैं उनको भी इक्विलिब्रियम में रखना है। और वो इक्विलिब्रियम में कब रहेंगे, वो इक्विलिब्रियम में तभी रहेंगे जब प्लस इस क्यू वाला चार्ज जो है इस प्लस क्यू वाले प्लस स्मॉल क्यू वाले चार्ज से अपोजिट डायरेक्शन में काम करे। तो मतलब ये निगेटिव होगा, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट वाले को अपनी तरफ खींचेगा, और प्लस क्यू स्मॉल क्यू जो है ये पॉजिटिव है तो ये इसको दूर खींचे भेजेगा। तो ओवरऑल फोर्स हमारा क्या हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ओके। ऐसे क्वेश्चंस तो हमने क्लास में बहुत सारे कराए हुए हैं, बट फिर भी आप लोग करते रहिए, एक बार देख लीजिएगा उन क्वेश्चंस को कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक +4 क्यू चार्ज रखता हूँ, और यहाँ पर मैं एक -3 क्यू चार्ज रखता हूँ, ठीक है। ये दोनों चार्जेस मैंने रखा है। अब इनके बीच में हम एक चार्ज क्यू डैश पुट कर रहे हैं। इस चार्ज की कितनी वैल्यू यहाँ पर पुट करें, इस क्यू डैश का नेचर बताओ और पोजीशन बताओ, जिससे ये पूरा सिस्टम कैसा रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं आपको दे देता हूँ कि 2 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ से आपको एक पता लग जाएगा कि चार्ज को हम कहाँ रखेंगे कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो क्यू डैश का आपको नेचर बताना है, और क्या बताना है, चार्ज बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंसीडर a system of n charges q1 q2 qn with position vector r1 r2 r3. Deduce the expression for the net electric field E at point P with position vector rp due to this system of charges. देखो ये क्वेश्चन बहुत कई बार आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। एक सिस्टम
कोई एक सिस्टम है। अच्छा, ये मैं आपको एक बार पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ बेटा कि ये जो सिस्टम आपका यहाँ पर लिया गया है, ये आपका मैंने एक सिस्टम ले लिया है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस रखे गए हैं। सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखिए, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, उसका पार्ट है। एक मैं चार्ज ले लेता हूँ Q1 और यहाँ पर एक चार्ज ले लेता हूँ Q2, ठीक है। अब Q1 और Q2 का पोजीशन ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस, ठीक है। अब Q1 और Q2 का जो पोजीशन है ये आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। ओरिजिन से हम पोजीशन लिखते हैं हमेशा, तो ओरिजिन से जो Q1 का पोजीशन होगा ये हो जाएगा, ये आपका Q1 है यहाँ पे, मान लीजिए ये हो जाएगा R1P, ठीक है। ऐसे ही इसका जो पोजीशन हो जाएगा दिस इज R2, ये दो पोजीशन हो गए। इन दोनों की वजह से अब देखो यहाँ पर ओरिजिन पे हमने चार्ज रखा है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, यहाँ पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो दो पोजीशन आपको मिल गए, एक R1P मिल गया, एक आपको क्या मिल गया, R2P मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो आपके माइंड में तुरंत बात आ जानी चाहिए कि यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है बेटा, यहाँ पर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, ठीक है। तो कैसे काम कराएंगे बताइए आप लोग। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट काम करेगा किधर करेगा, तो आपको पता ही होगा दोनों वेक्टर्स के बीच में ही काम करेंगे, ठीक है। दोनों वेक्टर्स के बीच में काम करेंगे। तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। कैसे आएगा बेटा, वेक्टर सम। मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर, जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं। इस पर कितने वेक्टर्स काम कर रहे हैं, दो। एक इधर काम कर रहा है और एक इधर काम कर रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ये वेक्टर सम के बराबर होता है। तो हम कैसे निकालते हैं बेटा, तो मान लीजिए फोर्स F1 है और ये फोर्स क्या है आपका, F2 है। F1 और F2, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो रिजल्टेंट जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। तो सिंपल तरीका होता है रिजल्टेंट निकालने का। क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। F2 के हेड से F1 के पैरेलल एक वेक्टर खींच देते हैं और F1 के हेड से F2 के पैरेलल एक वेक्टर खींच देते हैं। ये दोनों जहाँ पर कट करते हैं उसको, जहाँ जो इनिशियल पॉइंट होता है उससे ऐसे मिला देते हैं, तो हमको आपका रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। अब रिजल्टेंट वेक्टर अगर आपको मिल जा रहा है तो कैसे, इसका जो मैथमेटिकल एनालिटिकल फार्मूला होता है हो जाता है F रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है बेटा आपका, एंगल बिटवीन द फोर्सेस। मीन्स ये F1 और F2 के बीच में कितना एंगल है ये कौन बताता है, ये थीटा बताता है। F1 और F2 का बीच का एंगल ये क्या है आपका, थीटा है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं कि आखिर थीटा एंगल क्या होगा और F1 F2 की वैल्यू हमारी क्या होगी, ठीक है। तो आप बताइएगा कि अगर आपसे मान लीजिए इसमें कोई पूछ ले कि थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, इस इक्वेशन में पुट करके आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक और फार्मूला होता है थीटा निकालने का, टेन थीटा निकालने का फार्मूला होता है। ये आप लोग फाइंड करिएगा कि ये फार्मूला क्या होता है, इसको आपको बताना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। जब रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो एक डायरेक्शन हमको मिल जाएगी और ये डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या होंगे, बहुत सारे चार्जेस काम करेंगे। तो एक बार अच्छे से फिगर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, ठीक है। एक आपका यहाँ पर
फोर्स लग रहा है, एक चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया, एक चार्ज मैंने आपका यहाँ पर रख दिया Q2, और ये आपका Q1। पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R1P और ये हो जाएगा R2P। इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट किधर काम करेगा, यहाँ पर काम करेगा। तो ये Q1 का इस पॉइंट P पर, जो पोजीशन पॉइंट P है, जो रिजल्टेंट जहाँ पे काम कर रहा है, ये हो गया आपका R1P और ये हो गया आपका R2P। और जो Q1 का ओरिजिन से पोजीशन शो कर रहा है वो वेक्टर R1 कर लीजिए, इसको कर दीजिए वेक्टर R2 कर दीजिए, ठीक है। अब ये P पॉइंट आ गया आपका बेटा। ऐसे ही P पॉइंट पर जब आप देखेंगे तो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, देखो कैसा काम करेगा। P पॉइंट पे मान लीजिए एक चार्ज स्मॉल q आपने रख दिया, टेस्ट चार्ज कोई भी रख दिया है। हमेशा आपको मैंने बताया था कि जो यूनिट टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा यूनिट पॉजिटिव रखते हैं। तो ये q स्मॉल q है, जो ये इस Q1 की वजह से किधर फोर्स फील करेगा, बताइए आप लोग। दोनों पॉजिटिव हैं तो इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, ठीक है। ये स्मॉल q चार्ज जो है ये भी पॉजिटिव नेचर का है, और ये Q2 भी हमारा क्या है, पॉजिटिव नेचर का है। तो ये भी जो फोर्स फील करेगा इधर फोर्स फील करेगा। मीन्स इसको मैं बोल देता हूँ E1 और इसको मैं बोल देता हूँ E2। E1 और E2 आपके यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर, तो इनका रिजल्टेंट जो काम करेगा वो यहाँ पर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ये हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसको लिखते हैं हम बच्चों वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। तो सिंपल सी बात है कि जब किसी चार्ज पर बहुत सारे फोर्सेस काम करते हों, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इधर लग रही है, E1 लग रही है, E2 लग रही है, E3 लग रही है, E4 लग रही है, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दोनों का जब एडिशन करेंगे तो हमको क्या करना होता है बच्चों, इन दोनों का हमको जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं तो इस केस में हमको क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू शो ऑन। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3। मीन्स वेक्टर सम करते हैं। सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, वेक्टर सम कर देना और आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो हम वेक्टर सम कैसे करेंगे इसके आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पर लिखते हैं बेटा हम सबसे पहले कि फोर्स ऑन पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 1 इज व्हाट, सबको पता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q0 इज द टेस्ट चार्ज जो कि पॉइंट P पर रखा गया है, अपॉन R1 स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा बेटा आपका, R1P कैप। R1P कैप क्या है, देखिए यहाँ पर R1P कैप जो है बेटा आपका यहाँ पर, इट इज सिंपली इस P पॉइंट से ये डायरेक्शन देखो R1P, ये Q1 से P पॉइंट के बीच का डायरेक्शन है, Q1 से P पॉइंट के बीच का डायरेक्शन है, तो R1P कैप यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर FP2 भी लिख सकते हैं, F ऑन P ड्यू टू चार्ज 2 इज इक्वल टू दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर R2P कैप। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा बेटा, आपको पता फार्मूला पता होगा, दैट इज F अपॉन Q। फोर्स एट पॉइंट P ड्यू टू 1 डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज Q0। तो F अपॉन Q0 जब हम कर देते हैं तो हमको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पर, किस चार्ज की वजह से, चार्ज 1 की वजह से। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, फिर उस पर फोर्स निकालेंगे, फिर फोर्स निकालने के बाद उसको हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाता है एट पॉइंट P ड्यू टू 1। FP1 डिवाइड बाई Q0 हम यहाँ पर कर देंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट मिल जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए बेटा, FP1 रखिए तो क्या आ जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q नॉट अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1P कैप डिवाइड बाई Q नॉट। ठीक है, तो Q नॉट कैंसिल, Q नॉट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1P कैप। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 आ जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज E2 निकालेंगे, ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, E2 निकालेंगे। और E2 में भी आपका क्या चेंज आ जाएगा, आपका आ जाएगा सेम, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह पे Q2 आ जाएगा, यहाँ पे R2 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा R2P कैप। तो अब बेटा यहाँ पर अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, E टोटल इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E1 प्लस E2 प्लस ऐसे कितने टर्म आ जाएंगे बेटा आपके En। तो यहाँ पर आपका जब हो जाएगा तो वैल्यूज जब रखेंगे तो सब में क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में आएगा, ये कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या आ जाएगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा Qn अपॉन Rn का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर एक चीज़ और लिखते जाएंगे, यहाँ पे वेक्टर्स भी लिखते जाएंगे, जैसे R1P कैप, यहाँ पर क्या लिखेंगे R2P कैप, ऐसे ही RNP कैप लिख देंगे यहाँ पर। ये आपका फर्दर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा, यू कैन इसको समराइज करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n, I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन, देखो QI कैसे लिखा मैंने बेटा, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6, ऐसे ऐसे हमारा n तक जा रहा है। QI अपॉन RI का स्क्वायर, QI अपॉन RI का स्क्वायर इंटू RIP कैप, ये आपका आंसर आ जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आपका निकल के आ जाएगा। अच्छा, इसी जगह अगर आपसे कोई फोर्स का इक्वेशन पूछ लेता तो आपको क्या चेंज करना पड़ता, QI के साथ में, यहाँ पर QI के साथ में आपका Q नॉट भी आ जाता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है, ऐसे ही आपका फोर्स का इक्वेशन यहाँ से आराम से इजीली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा और अपनी कॉपीज़ में इसको अच्छे से फेयर हैंड राइटिंग में अच्छे से थोड़ा सा अपनी कॉपीज़ में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपने नोट्स में इन सारे क्वेश्चंस को किया होगा, लिखा होगा, तो वो नोट्स में उठाइएगा और वहाँ से सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा बेहतर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा और इन कॉन्सेप्ट्स पे कमांड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स होंगे उसके बारे में हम कल बात करेंगे। कल कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी पढ़ने की। डेली आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पर डे आप प्रैक्टिस करिए और उन क्वेश्चंस को अच्छे से कमांड कर लीजिए, आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। ये आपका फर्स्ट डे था, इसलिए हम थोड़ा सा 5 ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाएंगे, जिससे आप जैसे ही आप थोड़ा सा फ्लो में आ जाएंगे हम आपकी स्पीड बढ़ाएंगे और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ ऑल। होप यू एंजॉय द क्लास। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।